अध्याय 32। प्राचीन काल में सामाजिक बदलाव का सिलसिला। प्राग वैदिक काल में समाज कैसा था, इसका अध्ययन करने के लिए हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है। पुरातत्व से प्रकट होता है कि पुरापाषाण युग में पहाड़ी इलाकों में लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे। जीवन निर्वाह के लिए वे शिकार करते थे या वनों में कंदमूल और फल बटोर कर लाते थे। मानव ने प्रस्तर युग के अंत और धातु युग के आरंभ में खाद्य उपजाना और घर में रहना सीखा। नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग के लोग ऊंची जमीन पर रहते थे जो पहाड़ियों और नदियों से अधिक दूर नहीं होती थी। धीरे धीरे सिंधु घाटी क्षेत्र में किसानों के गांव बसने लगे और फलते फूलते वे गांव छोटे बड़े घरों वाले हड़प्पाई नगर समाज के रूप में परिणत हुए। परंतु जब एक बार हड़प्पाई सभ्यता लुप्त हो गई तो लगभग 1000 वर्षों तक भारतीय उपमहादेश में शहरी सभ्यता का पुनर्जन्म न हो सका। जनजातीय और पशुचारी अवस्था। ऋग्वैदिक काल में समाज के इतिहास के लिए हमें लिखित स्रोत मिलने लगते हैं। उनसे प्रकट होता है कि खेती से सुपरिचित होने पर भी ऋग्वैदिक समाज प्रधानतः पशुचारक था। लोग अर्ध यायावर लगभग खानाबदोश थे। गाय बैल और घोड़े ही उनकी संपत्ति होते थे। ऋग्वेद में गो, वृषभ तथा अश्व के उल्लेख बार बार आते हैं। गाय बैल और धन दोनों समानार्थक माने जाते थे और गोमत का अर्थ होता था धनवान। गाय बैल के लिए लड़ाइयाँ होती थीं और गायों की रक्षा करना राजा का मुख्य धर्म था। इसलिए राजा गोप या गोपति कहलाता था। परिवार में गाय का स्थान इतना महत्वपूर्ण था कि बेटी को दुहित अर्थात दुहने वाली कहा जाता था। वैदिक आर्यों को गाय से इतनी घनिष्ठता थी कि जब उन्होंने भारत में पहली बार भैंस को देखा तो वे उसे गोवाल अर्थात गाय जैसे बालों वाली कहने लगे। गाय और वृषभ की चर्चा की तुलना में कृषि की चर्चा ऋग्वेद में कम है। जो है वह भी अधिकांशतः उत्तरकालीन सूक्तों में है। इसलिए पशुचारण जीविका का मुख्य साधन था। ऐसे समाज में लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरत से फाजिल पैदा शायद ही करते होंगे। जनजाति के लोग अपने प्रधानों को कभी कभार ही भेंट या नजराना दे पाते होंगे। प्रधानों या राजाओं की मुख्य प्राप्ति युद्ध या लूट से होती होगी। वे शत्रुओं से संपत्ति छीनते होंगे और विरोधी जनजातियों और जनजातीय सहवासियों से नजराना लेते होंगे। राजा को दिया जाने वाला नजराना बलि यानी चढ़ावा कहलाता था। लगता है कि जनजातीय स्वजन अपने सरदार द्वारा संरक्षण के कारण उसे प्रति श्रद्धा रखते और स्वैच्छिक भेंट चढ़ाते थे। बदले में सरदार उन्हें विजय पर विजय दिलाते और संकट की घड़ी में उनकी रक्षा करते थे। श्रद्धा के कारण समय समय पर मिलने वाली भेंट वैदिक काल में रिवाज बन गई होगी। लेकिन पराजित विरोधी जनजातियों को नजराना चुकाने के लिए बाध्य किया जाता था। समय समय पर होने वाले यज्ञों के मौकों पर ऐसे उपहार और नजराने स्वजनों में बांट दिए जाते थे। इस बंटवारों में सबसे बड़ा हिस्सा उन पुरोहितों को मिलता था जो अपने यजमानों के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में एक जगह देवता का आह्वान करके उससे केवल ब्राह्मणों, राजन्यों और यजमानों के आरोग्य की प्रार्थना की गई है। इससे असमान वितरण की चेष्टा का संकेत मिलता है। राजा और पुरोहित सामान्य लोगों का हक मारकर अधिक से अधिक हिस्सा हथियाना चाहते थे, जबकि लोग अपने राजा को भक्तिवश और उसकी वीरता और उपयोगिता के कारण स्वेच्छापूर्वक अधिक अंश दे देते थे। कबीले के सामान्य लोग जो हिस्सा पाते थे वह अंश या भाग कहलाता था।
वितरण लोगों की आम सभा में किया जाता था, जिसमें राजा और उसके गोतीय यानी कुल के सदस्य उपस्थित रहते थे। यद्यपि शिल्पी, किसान, पुरोहित और योद्धा ऋग्वेद के पुराने भागों में भी मिलते हैं, तथापि समाज कुल मिलाकर जनजातीय, पशुचारक, अर्धयायावर और समतावादी ही था। युद्ध में लूट और पशु संपत्ति के साधन थे। पशु और दासियां अक्सर दान में दी जाती थी। अन्नदान की चर्चा शायद ही हुई है, क्योंकि अनाज बहुत कम उपजाया जाता था। युद्धों में होने वाली लूट के सिवा राजाओं और पुरोहितों के भरण पोषण का कोई दूसरा साधन नहीं था। उच्च पद पाना संभव था, पर उच्च सामाजिक वर्ग पाना बहुत कठिन था। राजाओं और पुरोहितों के यहाँ घरेलू काम के लिए दासियां रहती थी, मगर उनकी संख्या अधिक नहीं होती थी। ऋग्वैदिक समाज में सेवक वर्ग के रूप में शूद्र का अस्तित्व नहीं था। कृषि और उच्च वर्गों का उद्भव। जब वैदिक जन अफगानिस्तान और पंजाब से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े, तब वे अधिकतर कृषक हो गए। उत्तर वैदिक काल में हम लगातार 3-3 सदियों से चली आ रही बस्तियां पाते हैं। इससे प्रदेश आश्रित लघु राज्यों का उदय हुआ। किसानों और अन्य लोगों से मिले राजांश यानी नजराना से राजा यज्ञ और पुरोहितों का संपोषण कर सकता था। उत्तर वैदिक काल में किसान शासकों और योद्धाओं को नजराना देते थे, फिर उनसे इस नजराना का हिस्सा पुरोहितों को मिलता था। इसके अलावा उनसे पुरोहित यज्ञ की दक्षिणा पाते थे। किसान लोहारों, रथकारों और बढ़इयों का पेट भरते थे, जो मुख्यतः उभर रहे योद्धाओं के वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले थे। लेकिन उत्तर वैदिक किसान उतना पैदा नहीं कर सके जिससे व्यापार और नगर का उदय होता, जो बाद में बुद्ध के युग में आकर हुआ। उस समाज में धातु की मुद्रा नहीं आई थी। वैदिक समुदाय में न तो कर प्रणाली स्थापित हुई थी, न वैतनिक सैन्य व्यवस्था ही। राजा के नातेदारों के सिवा कर वसूलने वाला कोई अधिकारी नहीं होता था। राजा को जो कुछ दिया जाता था वह वैसे ही दिया जाता था जैसे देवताओं को यज्ञ आदि में चढ़ावा दिया जाता था। पशुचारक समाज की जन सेना के बदले बाद में कृषक समाज की किसान सेना खड़ी हुई। विश अर्थात जनजातीय किसान वर्ग ही सेना या सशस्त्र दल का काम करता था। उत्तर वैदिक काल में किसान वर्ग बल अर्थात सैन्य शक्ति कहलाने लगा। अश्वमेध के घोड़े की रक्षा के लिए जो सेना चलती थी, उसमें क्षत्रिय और विश दोनों रहते थे। धनुष, तरकस और ढाल लिए क्षत्रिय सेनापति अगुआ बनते थे और लाठी लिए विश सिपाही। राजा या क्षत्रिय से कहा गया है कि वे विजय के लिए विश के साथ एक थाली में भोजन करें। पुरोहित लोग इस कामना से अनुष्ठान करते थे कि विश अर्थात किसान वर्ग क्षत्रिय के वश में रहे, परंतु इस अवस्था में जनजातीय लोगों को करदाता किसान बनाने की प्रक्रिया बड़ी कमजोर थी। हल में लकड़ी के फाल होने और यज्ञों में पशुओं का अंधाधुंध वध होने के कारण किसान लोग अपनी आवश्यकता से अधिक शायद ही कुछ उपजा पाते थे। इसलिए वे नियमित रूप से कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं थे। दूसरी ओर राजा किसानों से बिल्कुल अलग नहीं थे। जनजातीय परिपाटी के अनुसार कृषि के विस्तार में राजा का योगदान आवश्यक होता था। इतना ही नहीं, राजाओं को अपने हाथ से हल भी चलाना पड़ता था। इस तरह वैश्यों और राजन्यों के बीच कोई गहरी खाई नहीं थी। यद्यपि शासक और योद्धा अपने किसान बांधवों पर शासन करते थे, तथापि उन्हें शत्रुओं से लड़ने में किसानों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था और वे जनजातीय किसान वर्ग की सहमति के बिना किसी को जमीन नहीं दे सकते थे। इन कारणों से वे कठिन स्थिति में रहते थे। इस प्रकार शासक और शासित के बीच अधिक अंतर नहीं था। उत्पादन और शासन की वर्णमूलक व्यवस्था।
शिल्प और कृषि में लोहे के औजारों के इस्तेमाल से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे ईसा पूर्व 6ठी सदी में आकर अपेक्षाकृत समताश्रित वैदिक समाज पूर्णतः कृषि आधारित और वर्ग विभाजित समाज बन गया। यद्यपि 600 ईस्वी पूर्व में मध्य गंगा के मैदान के प्राक वैदिक युग के वासी खेती से अच्छी तरह परिचित थे, पर उनकी संख्या बहुत कम थी और उनके द्वारा लोहे का प्रयोग अति सीमित था। मध्य गंगा के मैदान के जंगली इलाकों में आग और लोहे की कुल्हाड़ी के सहारे जंगलों का सफाया कर दिया गया। ये इलाके विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ भागों में से हैं। जंगलों की सफाई से इस इलाके को आबाद करना संभव हो गया। 500 ईस्वी पूर्व से यहाँ असंख्य गांव और नगर बसे दिखाई देने लगे। बड़े बड़े जनपद राज्य उदित हुए और इसके परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्य गठित हुआ। यह सब तभी संभव हुआ जब किसान लोहे की फालों, हंसियों और अन्य औजारों की मदद से अपने जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित मात्रा से कहीं अधिक अनाज पैदा करने लगे। किसानों को शिल्पियों की मदद की जरूरत थी, क्योंकि वे किसानों को औजार, वस्त्र आदि वस्तुएं मुहैया कराते थे। साथ ही राजाओं और पुरोहितों को हथियार और विलास वस्तुओं से संपन्न कराते थे। वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में कृषि की तकनीक कहीं अधिक उन्नत हो चली थी। नई तकनीक और बल प्रयोग की बदौलत कुछ लोगों ने बड़े बड़े भूखंडों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिन्हें आबाद करने के लिए बड़ी संख्या में दासों और कृषि मजदूरों की आवश्यकता थी। वैदिक काल में लोग अपने परिवार के लोगों की मदद से खेत आबाद करते थे। वैदिक साहित्य में मजदूर, वेज अर्नर के लिए कोई शब्द नहीं है, किंतु बुद्ध के युग में आकर खेती का काम दासों और मजदूरों से कराना आम बात हो गई थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य काल में दास और मजदूर बड़े बड़े राजकीय कृषि क्षेत्रों में काम करते थे, परंतु सामान्यतः प्राचीन भारत में दासों से केवल घरेलू काम लिया जाता था। आम तौर से साधारण किसान ही खेती चलाते थे। कभी कभार वे दासों और मजदूरों की मदद लेते थे। अब किसानों, शिल्पियों, मजदूरों और कृषि दासों ने मिलकर अपनी ज़रूरत से फाजिल पैदा करना शुरू किया। इस पैदावार का अच्छा खासा भाग राजा और पुरोहित ले लेते थे। कर की नियमित वसूली के लिए प्रशासनिक और धार्मिक दोनों तरीके निकाले गए। राजा ने करों के निर्धारण और वसूली के लिए कर संग्राहकों की नियुक्ति की, पर जनता में यह विश्वास जमा देना भी आवश्यक था कि राजा की आज्ञा मानना, कर चुकाना और पुरोहितों को दान देना श्रेयस्कर है। इसके लिए वर्ण व्यवस्था लागू की गई। इसके अनुसार ऊपर के 3 वर्णों को धार्मिक अनुष्ठान के आधार पर चौथे वर्ण से अलग कर दिया गया। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत संस्कार पाने के अधिकारी माने गए, परंतु शूद्र इससे वंचित कर दिए गए। शूद्रों का कर्तव्य अपने से ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना निर्धारित किया गया। कुछ स्मृतिकारों ने तो शूद्रों के लिए केवल दास्ता रख छोड़ी। इस स्थिति में द्विजों को नागरिक और शूद्रों को अनागरिक की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन द्विजों के बीच भी नागरिकों की श्रेणी के आधार पर अंतर आ गया। ब्राह्मणों के लिए हल जोतना निषिद्ध हो गया। शारीरिक श्रम इतना तुच्छ माना जाने लगा कि उन लोगों से भी घृणा की जाने लगी जो हाथ से शिल्प कर्म करते थे, और इस प्रकार कुछ श्रमजीवी तो अछूत तक बना दिए गए। जो लोग शारीरिक श्रम से जितना ही हटे रहे उतना ही अधिक पवित्र समझा जाने लगा। वैश्य द्विज होते हुए भी कृषि, पशुपालन और दस्तकारी करते थे और बाद में व्यापार भी करने लगे। गौर करने की बात यह है कि वे ही कर चुकाते थे जिसके सहारे क्षत्रियों और ब्राह्मणों का जीवन निर्वाह होता था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रियों को किसानों से कर और व्यापारियों एवं शिल्पियों से शुल्क वसूलने का अधिकार मिला, और वे अपने कर्मचारियों तथा पुरोहितों को नकदी या जिनसी पारिश्रमिक देने में समर्थ हुए। हर वर्ण के लिए भुगतान की दर और आर्थिक सुविधा अलग अलग निर्धारित की गई।
उदाहरणार्थ, ब्राह्मण को कर्ज पर ब्याज 2% लगता था, क्षत्रिय को 3%, वैश्य को 4% और शूद्र को 5%। शूद्र वर्ण के अतिथि को तभी भोजन कराया जाता था जब वह घरवाले के काम में हाथ बटाता था। धर्मशास्त्रों में निर्धारित ये नियम हो सकता है कि कढ़ाई के साथ नहीं चलते हों, परंतु इनसे यह संकेत मिलता है कि समाज के सामने किस तरह का आदर्श था। चूंकि पुरोहित और राजा दोनों ही किसानों से उगाए गए करों, नजरानों, राजांशों और श्रमों पर जीते थे, इसलिए इन दोनों वर्गों के बीच कभी कभी इनके बंटवारे को लेकर झगड़े हो जाया करते थे। समाज में अपने को सबसे ऊपर समझने वाले ब्राह्मणों के घमंड से क्षत्रियों को चोट पहुंचती होगी, लेकिन वैश्यों और शूद्रों के साथ विरोध होने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसी विरोध भूलकर एक हो जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्राह्मणों के सहयोग के बिना क्षत्रियों का कल्याण नहीं होगा और ना ही क्षत्रियों के सहयोग के बिना ब्राह्मणों का। दोनों परस्पर सहयोग से ही फूल फल सकेंगे और संसार पर शासन करेंगे। सामाजिक संकट और भूस्वामी वर्ग का उदय। कई सदियों तक यह सामाजिक व्यवस्था गंगा के मैदानों और उनसे संलग्न क्षेत्रों में भली भांति चलती रही, जहां एक के बाद एक कई बड़े बड़े राज्य बनते बिगड़ते रहे। ईसा की पहली और दूसरी सदियों में वहां शानदार व्यापार और नगरीकरण दिखाई देता है। इस अवस्था में कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पुरानी व्यवस्था लगभग तीसरी सदी में आकर अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ आकर इसकी प्रगतिशील भूमिका कमज़ोर पड़ गई। ईसा की तीसरी सदी के आसपास पुराने सामाजिक संगठन में गहरा संकट आ पड़ा। इस संकट का चित्रण पुराणों के तीसरी चौथी सदी से संबद्ध भागों में मिलता है। कलयुग का लक्षण विभिन्न वर्णों या सामाजिक वर्गों के मिश्रण का होना बताया गया, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। इसका आशय हुआ कि वैश्यों और शूद्रों यानी किसानों, शिल्पियों और मजदूरों ने अपने ऊपर सौंपे गए उत्थान का काम बंद कर दिया, अर्थात वैश्य किसानों ने कर चुकाना रोक दिया और शूद्रों ने मजदूरी देना छोड़ दिया। उन्होंने विवाह आदि सामाजिक संबंधों में वर्ण संबंधी प्रतिबंधों की उपेक्षा की। ऐसी स्थिति को देखकर रामायण और महाभारत में दंड या दमन नीति पर जोर दिया गया और मनु ने बताया कि वैश्यों और शूद्रों को अपने अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होने दिया जाए। राजा वर्ण व्यवस्था के रक्षक और उद्धारक के रूप में सामने आने लगे, परंतु केवल दमनात्मक कार्रवाई से ही यह संभव नहीं था कि किसान कर चुकाते रहें और मजदूर मजदूरी करते रहें। राज्य के लिए अपने कारिंदों से सारा राजस्व वसूल करवाना कठिन हो गया। अतएव राज्य ने भूमि भोगने का अधिकार सीधे पुरोहितों, सेनापतियों, प्रशासकों आदि को सौंप दिया। यह व्यवस्था वैदिक परंपरा से एकदम भिन्न तरह की थी। अतीत में पुरोहितों और शायद अपने सरदार या राजा को भी भूमि देने का अधिकार केवल जन समुदाय के हाथ में था, लेकिन अब राजा ने यह अधिकार छीनकर अपने हाथ में ले लिया और समुदाय के कुछ शक्तिशाली सदस्यों को भूमि देकर कृतज्ञ बना लिया। इन भूस्वामी हिताधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी उपाय से वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किया गया। नए और फैलते रजवाड़े अधिक कर संग्रह चाहते थे और ऐसा कर संग्रह पिछड़े क्षेत्रों से हो सकता था, और यह तभी संभव था जब जनजातीय लोगों में खेती के नए तरीके चलाए जाएं और उन्हें सिखा पढ़ाकर राजभक्त बनाया जाए। इस समस्या का समाधान जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे उद्यमी ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर किया गया जो जंगली इलाकों में बसने वाले लोगों को वश में करके अनुशासित बना सके। पिछड़े हुए इलाकों में ब्राह्मणों और दूसरों को भूमि अनुदान देने से कृषि पंचांग का ज्ञान फैला और आयुर्वेद का प्रचार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लेखन कला तथा प्राकृत और संस्कृत भाषाओं के व्यवहार का भी प्रसार हुआ। भूमि अनुदानों से सुदूर दक्षिण और सुदूर पूर्व में सभ्यता फैली। हालांकि इस दिशा में कुछ काम व्यापारियों ने तथा जैनों और बौद्धों ने पहले भी कर रखा था। भूमि अनुदानों से जनजातीय किसान भारी संख्या में ब्राह्मण समाज में आ गए, जिन्हें शूद्र वर्ग में रखा गया। इसलिए पूर्व मध्यकाल के ग्रंथों में शूद्रों को किसान और कृषक कहा जाने लगा। दूसरी ओर भूमि अनुदान से खासकर पुराने विकसित क्षेत्रों में स्वतंत्र वैश्य किसानों की दशा गिर गई।
इस प्रकार गुप्त काल के बाद वैश्य और शूद्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट आ गए, लेकिन भूमि अनुदान का सबसे बड़ा परिणाम हुआ किसानों की उपज पर पलने वाले भूस्वामियों के नए वर्ग का उदय। इसने 5वीं 6ठी सदियों के आसपास ऐसी पृष्ठभूमि बनाई जिस पर सामंती ढंग का सामाजिक ढांचा खड़ा हुआ। सामंती ढांचे में भूस्वामियों और योद्धाओं के वर्ग की स्त्रियों की दशा बिगड़ी। पूर्व मध्यकाल में राजस्थान में सती प्रथा जोर से चल पड़ी, लेकिन निचले वर्गों की स्त्रियों को आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेने और पुनर्विवाह करने की छूट थी। सारांश: इस प्रकार प्राचीन भारतीय समाज को कोई एक बिल्ला लगा देना संभव नहीं है। हमें इसके विकास के विविध चरणों पर नजर डालनी होगी। पहले पुरापाषाण युग का खाद्य संग्राहक समाज था, तब उसकी जगह नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग के खाद्य उत्पादक समाज बने। धीरे धीरे किसान समुदाय विकास करते करते हड़प्पाई नगर समाजों के रूप में परिणत हो गए। इसके बाद विकास की धारा कुछ रुकी और फिर अश्वारोही और पशुपालक समाज बना। ऋग्वेद में जो सामाजिक ढांचा दिखाई देता है वह अधिकांशतः पशुचारक और जनजातीय था। उत्तर वैदिक काल में जाकर पशुचारक समाज बदलकर कृषि पूलक समाज हो गया, लेकिन इसकी आदिकालीन कृषि से अधिक उपज नहीं होती थी, इसलिए शासक लोग किसानों का दोहन करके कुछ अधिक प्राप्त नहीं कर सकते थे। वर्ग विभाजित समाज वैदिकोत्तर काल में पूरा निखरा। यह वर्ण व्यवस्था के नाम से विदित हुआ। इस सामाजिक ढांचे के मूलाधार थे शूद्रों और वैश्यों के उत्पादन कार्य। यह सामाजिक व्यवस्था लगभग बुद्ध काल से गुप्त काल तक भली भांति चलती रही। इसके बाद कुछ आंतरिक खलबली के कारण बदलाव आया। पुरोहितों और अधिकारियों को उनके भरण पोषण के लिए भूमि दी जाने लगी और धीरे धीरे भूस्वामियों का वर्ग किसान राज्य के बीच उठ खड़ा हुआ। इससे वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई और वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हुआ।